हेलो हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में। हमने हिंदी की 2 वीडियो अभी अपलोड की हैं, जिसमें से पहले में हमने भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ा, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरी हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा और ध्वनि में हमने स्वर के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा है, जिसमें से स्वर से आने वाले आपके 99% क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन वहीं पे होता है जहाँ भी हिंदी आती है, और हिंदी में आप 100 में 100% स्कोर कर सकते हैं। और यही हमारा प्लस पॉइंट होता है कि हमको सक्सेस की दौड़ में सबसे आगे करता है। और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं एक साथ। इसमें से बनने वाले 99% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इसके बाद हम एक सीरीज़ प्रैक्टिस की भी चलाएंगे, जहाँ से आपको हम मिला के दिखाएंगे कि हमारे कंटेंट के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आज हम बहुत विस्तार से व्यंजन को पढ़ेंगे। एक ही बार आपको पढ़ना है और बार बार उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हमने स्वर क्या पढ़ा था? स्वर हमने पढ़ा था कि स्वर एक स्वतंत्र शब्द होता है। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में आ की उच्चारण की ध्वनि छिपी होती है। ये क्वेश्चन आपको मार्क कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है कि जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो किस ध्वनि पे होता है, तो आ के उच्चारण ध्वनि पे। मतलब हर एक व्यंजन में आ के उच्चारण की ध्वनि होती है। जैसे आप बोलते हैं का, तो का के बाद आपका आ जरूर निकलेगा। खा में आपका आ जरूर निकलेगा। इसी प्रकार हल लगे व्यंजन को हम हलंत कहते हैं, और स्वर लगे व्यंजन को हम अजंत कहते हैं। जिस भी व्यंजन के लास्ट में हलंत लगा होता है, अब हलंत क्या होता है? हलंत ये होता है, इसे हम हलंत बोलते हैं। तो यहाँ पे जिस व्यंजन के लास्ट में हलंत लगा उसे हलंत बोलते हैं, और जिसमें स्वर लगा होता है उसे हम अजंत बोलते हैं। हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई? तो हिंदी व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है। और 39 आपका ये हो गया। और स्वरों की संख्या कुल हमने कितनी मानी थी? तो स्वरों की संख्या कुल 13 थी, और 13 और 39 मिलके आपके 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। हिंदी व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते? 4 होते हैं। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। अब 25, 4, 29, 29, 4, 33 और 33, 4, 37, 2, 39, आपके ये सारे 39 हिंदी के व्यंजन हो गए। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनका एक नाम क्या है? और एक इनका नाम है वर्गीय व्यंजन भी इसे कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्गों में बटे होते हैं। इसका हर एक स्पर्श व्यंजन का एक वर्ग होता है, और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। और इसी वर्ग को हमने ट्रिक के माध्यम से कुचु टू तुपु वर्ग बोला है। कुचु टू तुपु वर्ग का मतलब क्या होता है? कु से मतलब होता है आपका का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग होगा। और का वर्ग आपका कहाँ से निकलता है? तो आपका कंठ से निकलता है। च वर्ग हो जाएगा, च वर्ग आपका तालु से निकलेगा। टा वर्ग हो जाएगा तो मूर्धा से निकलेगा। ता वर्ग हो जाएगा आपका दंत से निकलेगा। और पा वर्ग आपका हो जाएगा ये कहाँ से निकलेगा? इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। इसका उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच से होता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, आपको ये नोट कर लेना है इसका जो परिभाषा है अंतस्थ व्यंजन की, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली जाती है, और वहीं पे हम
परिभाषा ना आते हुए, क्योंकि हम सीधे इसके वर्ण हमको याद रहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं याद रहती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट है कि इसका उच्चारण जो होता है वो स्वर और व्यंजनों के बीच से होता है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसका नाम क्या है, और इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। क्यों अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में होते हैं ना, इसीलिए इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया। तो या और वा आपके ये दोनों कौन से स्वर हैं, अर्धस्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं, या और वा आपका अर्धस्वर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये 99% क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि या और वा, 4 ऑप्शन दिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से अर्धस्वर कौन सा है। या दे देगा, फिर इसके बाद रा दे देगा, ला दे देगा, सा देगा, तो आपको या में लगाना है। और रा आ जाता है तो रा और ला। रा को हम क्या बोलते हैं, रा को हम लुंठित वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं, लुंठित वर्ण बोलते हैं। ला को हम कौन सा वर्ण बोलते हैं, तो ला हमारा पार्श्विक वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है, पार्श्विक वर्ण। अब हम देख लेते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो या का उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है, रा का उच्चारण स्थान आपका दंत मूल मसूड़ा से होता है, ला का उच्चारण स्थान आपका दंत मूल मसूड़ा से होता है, और वा का उच्चारण स्थान आपका दंत और ओष्ठ से वा का उच्चारण होता है। आगे ऊष्म संघर्षी और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ और घर्षण से उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होता है जो हमारे घर्षण से, रगड़ से उत्पन्न होते, इसीलिए, और ये घर्षण और रगड़ से उत्पन्न होता है इसीलिए, और निकलने में इसकी वायु जब बाहर निकलती तो संघर्ष करती है, इसीलिए इसे हम संघर्षी व्यंजन भी इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती, तो इसकी कुल संख्या 4 होती है। कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो सा, कौन से होते हैं, सा, खा, सा और हा। इसमें से हम हा को हम कौन सा वर्ण कर बोलते हैं, तो हा को हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्वर तंत्र मतलब कंठ के भीतर से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। अब ऊष्म व्यंजन को याद करने की ट्रिक क्या होती है कि हमको ऊष्म व्यंजन याद रहे। तो ऊष्म आप देख रहे हैं कि ऊष्म जो लिखा जाता है उसमें बड़ा ऊ और फिर बीच में खटकोणा वाला सा, आधा सा, फिर माँ हो जाता। तो इस खटकोणे वाले सा से आपको याद रखना है कि इसमें से सा, खा, सा, यहाँ पे भी आपका सा आएगा। तो 4 वर्ण आएंगे, तो उस में ही सा बीच में आएगा, इसलिए आप सा, खा, सा, हा इसको आप याद रख सकते हैं। या संघर्षी में आप याद रख सकते हैं कि सा से संघर्षी, जिसमें सीटी वाला सा आए, जिसमें सरौता वाला सा आए और खा आए, उसी को आप संघर्षी या ऊष्म व्यंजन बोल सकते हैं। ये 4 होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलके बनता है। जब 2 व्यंजन मिल जाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपके छ, त्रा, ज्ञ और स्रा। छा जो है आपका किससे मिलके बनता है, तो का और खटकोणा वाला आधा का और खटकोणा वाला आधा सा। त्रा किससे, ता और रा से मिलके बनता है। ज्ञ किससे बनता है, जा और इया से मिलके बनता है। स्रा किससे मिलके बनता है, तो स्रा जो है आधा सा और आधा रा से मिलके बनता है। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। टा वर्ण को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन सा वर्ण होता है उच्छिप्त व्यंजन में, आपका टा वर्ग जो होगा वो उच्छिप्त व्यंजन में आएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, टा वर्ग को हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है।
कौन कौन से होते हैं? तो डा के नीचे बिंदा लगा देना है, और जिसे हम आगत भी बोलते हैं, और ढा हो जाता है। और ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? आपकी मूर्धा से निकलते हैं। अब आप आ जाएंगे घोष के आधार पर। घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं? तो घोष जो होता है, घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कि स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। क्या होता है? स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन जो होता है उसी को हम घोष मानते हैं। घोष में दो कौन कौन से? एक आपका अघोष होता है और एक आपका सघोष या घोष कहते हैं। अघोष आपको यहाँ से पकड़ना है कि घोष का मतलब होता है ध्वनि का कंपन होना, और घोष मतलब है कि स्वर का कंपन होना। तो आ जो होता है, इसमें अघोष में आ जो लगा हुआ है, आ एक उपसर्ग है जो आपको नहीं को दर्शाता है। आज जिस भी शब्द के आगे उपसर्ग के रूप में आ लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है, नहीं। और घोष इसे पढ़ेंगे तो मतलब जिसमें ध्वनि का कंपन ना हो। अब इसकी आप परिभाषा भी आप पढ़ सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना उत्पन्न हो उसे हम अघोष कहते हैं। और अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और सा खा सा, तीन ये ऊष्म व्यंजन के सा खा सा वर्ण और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष हो जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे इसको याद रखेंगे? तो अघोष में आपको याद रखना है कि 1 2 और सा खा सा, मतलब 12 सा खा सा आपके कौन से वर्ण हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। सघोष क्या होता है? सघोष होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो। स्वर तंत्र में क्या हो? कंपन हो। सघोष, सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो सा का मतलब होता है साथ में, और घोष मतलब तो आपको ऊपर इसकी परिभाषा आपको बताया गया है कि जिसमें ध्वनि कंपन उत्पन्न हो। तो जिसमें ध्वनि कंपन उत्पन्न हो उसे हम सघोष कहते हैं। इसे घोष या सघोष व्यंजन भी कहते हैं। अब सघोष को याद रखने वाला सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और हा, क्योंकि उस व्यंजन का सा खा सा तो ऊपर आ गया, इसमें हा ही बचा था तो हा आपका सघोष में आ जाएगा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हो जाते? तो या, रा, लावा हो जाएगा और हा हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से आप क्या याद रखें कि जो घोष होता है 345, कितना आपको याद रखना है? 345 स्वर, अंतस्थ और सघोष। स्वर मतलब क्या होता है कि जो हमारे सारे स्वर होते हैं वो हमारे सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सारे स्वर सघोष कहलाते हैं। अब कैसे याद रखना है? सा से सघोष होता है, सा से स्वर होता है, तो स्वर हमारे क्या होंगे? सघोष में हमारे स्वर आ जाएंगे। सा से सघोष, सा से स्वर। तो 3 4 5 हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा और ऊष्म व्यंजन का हा, और सारे स्वर हमारे क्या होते हैं? सारे स्वर हमारे सघोष होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार से इनको भी बांटा गया है। अब प्राण का मतलब क्या होता है? यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा या सांस से होता है। किससे होता है प्राण का मतलब? हवा या सांस से प्राण का मतलब होता है। इसमें से पहला आप क्या होगा? पहला आपका होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण की परिभाषा क्या है? कि जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जो होगा वो आपका अल्प प्राण में आएगा। और स्वर भी, स्वर और अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार आपका अंगा, आपका अनुस्वार है। अनुस्वार, सारे स्वर और अनुस्वार भी आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। आ से अल्प प्राण होता है, स्वर भी आ से स्टार्ट होता है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि अल्प प्राण में आएगा। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक अल्प प्राण की हो जाएगी 135 और अंतस्थ आ से अंतस्थ हो जाएगा। आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ हो जाएगा। दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। और सारे स्वर में आप रिलेट कर सकते हैं। तो छोटा, बड़ा, छोटी, तो आ से स्टार्ट होता है तो आपका आ जहाँ पे आ जाएगा वहाँ आपका अल्प प्राण हो जाएगा। आ से अल्प प्राण, आ पकड़िए इसका, अंतस्थ का आ पकड़िए,
और छोटा बड़ा आ का आ पकड़िए, पूरे सारे स्वर जो हो जाएंगे वो आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि निकले। क्या निकले? अधिक ध्वनि निकले। अल्प प्राण में कहा था कि मुख से कम ध्वनि निकले, और महाप्राण में होता है कि मुख से अधिक ध्वनि निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण क्या होगा? तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन और विसर्ग। अब हमारा यही बच ही जाता है, तो ऊष्म व्यंजन आपका महाप्राण में आ जाएगा, और विसर्ग मतलब आहा, आपका आहा जो होता है ये भी आपका महाप्राण में आ जाएगी। इसकी ट्रिक क्या है? तो महाप्राण की ट्रिक हो जाएगी 2 4 और ऊष्म। क्या हो जाएगी? 2 4 और ऊष्म आपका हो जाएगा। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम अयोगवाह कहते हैं। इसमें स्वर के भी गुण पाए जाते हैं, मतलब जो अयोगवाह होता है वो स्वर के साथ भी काम करता है और व्यंजन के साथ भी काम करता है। जैसे आप लिखेंगे अंग, लिखेंगे अंक, अगर आप लिखते हैं, क्या आप लिखते हैं? अंक अगर आप लिखते हैं तो ये आपका स्वर के साथ काम कर रहा है। और इसी को अगर आप लिखेंगे कंकण, क्या आप लिखेंगे? कंकड़, आप कंकड़ लिखेंगे तो ये आपका व्यंजन के साथ काम कर रहा है। तो इसी प्रकार अयोगवाह जो हमारा होता है उस स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मतलब दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह क्या होता है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। क्या होता है अयोगवाह? अयोगवाह आपका होता है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। अब यही क्वेश्चन जो है आपको 37 में 37, अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 37 में 37 नंबर, यही सारे क्वेश्चन आपको दिलवाने वाले क्वेश्चन होते हैं। 37 क्वेश्चन आने हैं। 37 में 30 क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर लेगा, उसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं और जो आपके स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके फुल में 100 में 100% आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो आप वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक बार देखिए उसको, फिर स्पीड उसकी थोड़ा और बढ़ा करके देखिए, इसके साथ आप प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको आपका पूरा चैप्टर पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आगे आप अयोगवाह में आपका कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह हम कहते हैं अंगा और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। अंगा को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। देखिए अंगा और आहा दोनों अयोगवाह हो जाएगा, और अंगा का अलग नाम अनुस्वार है और आहा का दूसरा नाम विसर्ग होता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। क्या होता है कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ध्वनि जो होती है, कहाँ से? नाक से ध्वनि अधिक निकलती है और मुख से ध्वनि जो होती है बहुत कम निकलती है। अनुस्वार जो होते हैं पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होते हैं। क्या होते हैं अनुस्वार? पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह जो होता है वो अंगा की तरह होता है। ये आपका उसका चिन्ह है कि ऊपर एक बिंदी होती है। और अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक में नाक से अधिक, नाक से बहुत कम ध्वनि और मुख से ज़्यादा निकलती है। अनुनासिक में क्या होता है कि नाक से जो है बहुत कम हवा निकलती है और मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। और हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे आप छान मारिए, जो आपके दोस्त यार आपके पेड बैच ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनसे आप बात करिए, उनकी आप नोट्स उठा के देखिए, तो जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जा रही हैं, वो कंटेंट आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते? तो अनुनासिक वर्ण जो होते अंगा, ञ, अड़ा, ना, मा, ये पंचमाक्षर भी बोले जाते हैं। मतलब हर वर्ग का आपका अंतिम वर्ण जो होता है, जो 5वां वर्ण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है कि ऊपर जो होता है
उसमें चंद बिंदी लग जाती है। जैसे आप गांव लिखेंगे तो वो गांव जो होता है, जैसे आपने क्या लिखा, गांव अगर लिखा तो गांव में ऐसे गांव लिखा जाएगा। ये अनुनासिक वर्ण हो गए। ये आपका कौन सा वर्ण हो गया, अनुनासिक वर्ण हो गया। संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ होती हैं। संयुक्ताक्षरों के प्रयोग की 3 रीतियाँ होती हैं। कितनी रीतियाँ होती हैं, 3 रीतियाँ होती हैं। एक संयुक्त ध्वनि होती है, एक संपृक्त ध्वनि होती है, और तीसरा युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। कौन से, युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हों तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इसका जो प्रथम वर्ण होता है उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और मिडिल वाले और लास्ट वाले में थोड़ा कम जोर दिया जाता है। जैसे संयुक्त मतलब होता है कि दो स्वर जो हो, 2 व्यंजन एक साथ जुड़े हों, तो ज़्यादातर आपका इसमें संयुक्त ध्वनियों में आपका पहले वर्ण पे ज़्यादा आपको दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण पे देख रहे हैं प्राण, तो पा और रा मिला, म्लान हो गया, क्लांत हो गया, प्रवाद हो गया, ये सारे जो है संयुक्त ध्वनि में आते हैं। संपृक्त ध्वनि क्या होती है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे आपका संबल हो गया। संपृक्त ध्वनि में संबल शब्द जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका उदाहरण है। यही उदाहरण ज़्यादातर एग्जामों में पूछा भी जाता है कि संबल जो है वो संबल कौन सी ध्वनि है, तो आपको संपृक्त ध्वनि लगा के आनी है। अब युग्मक क्या होता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, एक ही ध्वनि का क्या हो, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त या द्वित्व ध्वनि कहते हैं। जैसे आपने दिल्ली लिखा, आपने क्या लिखा, जैसे आपने दिल्ली लिखा, क्या लिखा आपने, दिल्ली लिखा, तो दिल्ली में जो ला है ये एक वर्ण है, एक आधा ला है और एक पूरा ला है, इसमें बड़ी की मात्रा, तो एक ही वर्ण 2 बार हो गए, नहीं तो ये द्वित्व हो गया व्यंजन। इसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब शब्दकोश, हमको कभी कभी एग्जाम्पल में शब्दकोश, वर्णों का शब्दकोश दे देता है, तो पूरा शब्दकोश हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ वही पढ़ना है शब्दकोश जो हमको एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्दकोश का प्रारंभ हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हम वर्णों के क्रमानुसार से ही हम शब्दकोश को लगाते हैं कि पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटी बड़ी, ऐसे का खा गा घा अंगा चा छा जा जा ऐसे होगा। लेकिन जो शब्दकोश होता है वो कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले अंगा होगा, फिर इसके बाद आहा होगा, फिर इसके बाद आपका छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ ऐसे होगा पूरा जो भी, क्योंकि अंगा आहा स्टार्टिंग में आ गया तो अव तक ही रहेगा। अब का के बाद आपका छा आता है, क्या आता है, का के बाद आपका छा आता है, जा के बाद आपका ज्ञा आता है, डा के बाद आपका उच्छिप्त वाला जो है वो डा आएगा, और ढा के बाद उसका उच्छिप्त वाला ढा आएगा, ता के बाद आपका त्रा आएगा, और सा के बाद आपका स्रा आएगा। बाकी सारे स्वर जो हो बाकी सारे व्यंजन अपने स्थान पे ही वैसे ही अपना चलते हैं। अब इसको ट्रिक से याद करने का, आप इसको कभी ना भूलें, आपको कैसे याद रहे ये हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं का जो है इंग्लिश में लिखा जाता तो के से का होता है, लेकिन वहीं पे जब आप छा लिखेंगे तो आप लिखेंगे के या सी एच से छा होता है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो, इसीलिए पहले का आ जाता है, फिर इसके बाद का के बाद छा को रखा जाता है। जा आप लिखेंगे तो जी से जा आप लिखते हैं, और आपका जी वाई से ज्ञा हो जाता है, इसीलिए आपका जा के बाद ज्ञा आता है। इसी प्रकार आपका ता होगा तो टी से ता आप इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन टी आर से आप क्या लिखते हैं, तो आप टी आर से त्रा लिखते हैं, तो इसीलिए ता के बाद त्रा आ जाएगा। इसी प्रकार सा आ जाएगा, और सा के बाद आपका स्रा लिखा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अंतिम है वर्णों का उच्चारण स्थान। हमको क्या रहता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान हमको नहीं पता होते हैं, और हम भूल जाते हैं, क्योंकि कई वर्ण जो होते हैं कि इधर उधर उनके उच्चारण स्थान होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस
वर्णों के उच्चारण स्थान को लिख लीजिए, या तो इसको बार बार आप लिख लीजिए, अपने डेस्क पे चिपका लीजिए, अपने किताब में नोट्स बना के इसको आप लिख लीजिए। 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, आपको पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा। चाहे फरका आ जाए वर्ण वर्ण उच्चारण स्थान पूछे, चाहे व्यंजन का आ जाए, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो उच्चारण स्थान होते क्या हैं? कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। और मुख्य रूप से मुख के 6 भाग होते हैं। मुख के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओंठ हो गया और नाक हो गया। इसी से, इन्हीं 6 से ही तो 6 भाग होते हैं। कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ और नाक। यही 6 से ही सारे स्वर हों या व्यंजन हों, सारे बोले जाते हैं। तो हम कंठ से स्टार्ट करते हैं। उच्चारण स्थान जिसका कंठ है। अब आपको एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। क्या है? आप भी एक बार दोहराएंगे, साथ साथ हमारे बोलिए कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अब इसका मतलब क्या होता है? आ, अकुह का आ ले लीजिए तो आ और बड़ा आ हो गया। कू से क्या होता है? का वर्ग हमने आपको बताया, कू चू टू तू पू हमने जो बताया था, उसके पांचों अक्षर जो आ जाते, तो कू में आपका का वर्ग आ जाएगा। हा आपका आ गया और विसर्ग आपका आ गया। ये वर्ण आपके कंठ से बोले जाए। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग के आपके पांचों का, खा, गा, घा, अंगा, और हा आपका हो गया, और विसर्ग में आपका आहा हो गया, जो आपका कंठ से बोला जाएगा। अब आपके पास तालु। तालु क्या है? तालु से कौन सा वर्ण बोला जाएगा? इचू यशा नाम तालु। इसका सूत्र क्या कि इचू यशा नाम तालु। इसका मतलब क्या हो गया? ई से ई और बड़ी ई हो गए। चू से आपका चा वर्ग हो गया। चा वर्ग में आपके पांचों अक्षर चा, चा, छा, जा, झा, इया हो जाएगा। और या और सा, यहाँ पे आप या भी देख रहे हैं, सा भी देख रहे हैं। तो इचू यशा नाम तालु। कौन कौन से वर्ण आ गए? छोटी, बड़ी, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, और या और सा आपके तालु से निकलते हैं। मूर्धा क्या कहते हैं? ऋतु रखाणाम मूर्धा। मूर्धा का सूत्र क्या है कि ऋतु रखाणाम मूर्धा। तो ऋ से ऋषि आपका हो गया, टा वर्ग हो गया, रा हो गया, खटकोणा वाला सा हो गया। दंत से क्या बोला जाता है? ऋतु लसा नाम दंता। लृ। अब आप सोचेंगे कि ये लृ आपका, आज तक तो हमने लृ का यूज किया नहीं। लृ का यूज क्या है? लृ का यूज आपका संस्कृत वर्णों में होता है। ये हिंदी व्याकरण में इसका उपयोग नहीं होता है। और ये जो परिभाषाएं आपको सूत्र दिया गया, ये संस्कृत के ही सूत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको संस्कृत में भी काम आएगा और ये आपका हिंदी में भी काम आएगा। तो इसको आप याद कर लेंगे तो आपका पूरा वो हो जाएगा। तो ऋतु लफा नाम दंता में लृ आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, ला आ जाएगा, सा आ जाएगा। ओठ में आपका क्या आ जाए? उपू पद्मा निया नाम ओष्ठा। मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपका पा वर्ग जो आपका आ जाएगा ओष्ठ में आ जाएगा। आप पा, फा, बा, भा, माँ बोलेंगे तो आपके दोनों वर्ण जो हैं ओंठ में लड़ेंगे। जैसे आप पा बोलते हैं तो आपके दोनों वर्ण जो ओंठ से बोले जाते हैं लड़ते हैं। कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु। ए ऐ जो बोले जाते हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओ औ किससे? कंठ और ओठ से। ओ औ जो होते हैं, ओ औ कंठोष्ठा होता है। तो ओ औ जो होते हैं वो आपके कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठा। वा वर्ण जो होता है वो किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से आपका वा वर्ण आपका बोला जाता है। लास्ट क्या है? इमं गणना नाम नाचिका। इमं गणना नाम नाचिका मतलब नाक से जो बोला जाता है। नाक से आपके हर वर्ण के पंचम वर्ण, मतलब लास्ट वाला पांचवा वर्ण आपका अंगा, इया, अड़ा, मा, ना और अनुस्वार अंगा आपका जो है वो आपका कहाँ से बोला जाएगा? नासिका से बोला जाएगा। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको उच्चारण स्थान ये आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपको कभी भूलने भी नहीं। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़िए, इसको रिवाइज करिए और ये आपको पूरी जीवन के लिए आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं। अब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जो आपको कोई टीचर करवाता ही नहीं है, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और यही क्वेश्चन जो आपके होते हैं एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमारे क्वेश्चन हरदम गलत हो जाते हैं। यही क्वेश्चन आप करने के बाद आप किसी भी हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप में 100% आप पूरा करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जब हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाए तो उसे हम श्रोत भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? श्रोत भाषा बोलते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। अब आपके एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन में जो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें हिंदवी भी रहेगा और हिंदुस्तान भी रहेगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप 99% बच्चे हिंदुस्तान मार के आएंगे, क्योंकि हिंदवी आज तक आपने कभी सुना ही नहीं है। तो अमीर खुसरो ने हिंदी को कौन सा शब्द दिया? हिंदवी शब्द दिया है, ना कि हिंदुस्तानी शब्द। ठीक है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग लल्लू लाल के द्वारा किया गया है। किस बोली ने ने परसर्ग लगाया जाता है? कौन सा परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग लगाया जाता है। तो खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य क्या है? अवहट्ट भाषा का तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा क्या होती है? और अवहट्ट भाषा हमारी जो होती है अपभ्रंश के एक बिगड़ी हुई भाषा को हम अवहट्ट भाषा बोलते हैं। अपभ्रंश की जब बिगड़ी हुई, अब बिगड़ी हुई मतलब ग्रामीण भाषा जो होती है, जब जो अपभ्रंश की ग्रामीण में बोली जाती है भाषा, उसी को हम अवहट्ट भाषा बोलते हैं। अब कुछ भाषा हैं और उसकी आप अन्य नाम, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उसके अन्य नाम क्या हैं। जैसे ब्रज भाषा के नाम क्या है? तो ब्रज भाषा को आप अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। अवधी भाषा को आप बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं। हरियाणवी भाषा को आप बांगड़ू नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को आप खलटाही नाम से जानते हैं। और जयपुरी भाषा को आप डुडाड़ी नाम से भी जानते हैं। किस क्षेत्र की बोली को कछिका कहा जाता है? अब किस क्षेत्र की बोली को आप कछिका कहा जाता है? तो वाराणसी क्षेत्र की बोली को हम कछिका के नाम से जानते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जयभट्ट के और ये जयभट्ट कहाँ के राजा थे? तो जयभट्ट आपके गुजरात के राजा थे। उन्हीं के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग देखा गया। ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी जो हमारी है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती? तो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पत्ति देवनागरी की होती है। जैसे हिंदी की उत्पत्ति आपकी संस्कृत से होती है, उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है। सन 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसमें से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाए गए। और ये एक बुक का मिश्रण नहीं है, ये तीन बुक का मिश्रण है। 2 बुक थ्योरी की और 1 बुक आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए, चाहे टीजीटी के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे यूपी SSSC के हों, चाहे यूपी पुलिस को, हिंदी जहाँ भी हिंदी आती है, टीजीटी पीजीटी, सारे क्वेश्चनों का इसमें से जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन फंसा देते हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं हो पाते हैं, आपको पूरे में पूरे स्कोर नहीं दिला पाते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपका चैनल है और इसको बढ़ाने और आपको अपने परिवार को बढ़ाने की भी गारंटी आपकी ही, आपको ही इसे आगे लेके जाना है। और यही मेरा एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं इसमें अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ, जो आप हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी में ना छूटे। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 37 में 37 मार के आएँ। मेरा यही टारगेट है कि जो भी मेरे छोटे भाई
हिंदी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या जीडी की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, जिसमें में भी हिंदी आती है, वो पूरे में पूरा स्कोर करके आएँ आप सफलता में सबसे आगे रहें। आप ये नहीं कि आप हिंदी में ही पूरा गलत करके आ रहे हैं, आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो वहीं से आपका स्कोर नीचे डाउन होता चला जाता है। तो दोस्तों यही तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। चैनल आप इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला वीडियो हम जब भी डालें आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अपने आसपास आप सफाई रखें, माता पिता की सेवा करें, उनकी बात मानें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।